मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया है। हुती संगठन के मुताबिक हमले के बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। यह हमला बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य में समुद्री मार्ग पर जहाजरानी की नाकाबंदी की घोषणा के बाद पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। उधर अमरीकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 12वीं रात सैन्य कार्यवाही जारी रखी। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान समर्थित कार्रवाई किसी भी जहाज पर हमला हुआ तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। लाल सागर में बढ़ते इस टकराव ने वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और ईंधन की कीमतों को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के दौरान सरकार से बातचीत को लेकर सोनम वांगचुक का रवैया नरम पड़ गया है। गौरतलब है कि 25 दिन से अनशन कर रहे लद्दाख के शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर आंदोलन करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो वे आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों से अपील करेंगे कि अपना आंदोलन को अभी फिलहाल टाल दें और सरकार से बातचीत शुरू करें। गुजरात के एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी राज्य में बड़े बम धमाकों की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे। इनके कब्जे से जैश ए मोहम्मद का साहित्य, मसूद अजहर की किताबें, संगठन का झंडा और कथित फंडिंग से जुड़ी नकदी बरामद होने का दावा किया है। जांच में बम बनाने की तैयारी, विस्फोट सामग्री खरीद और ऑनलाइन रिसर्च के भी आरोप सामने आए हैं। फिलहाल सभी आरोपी एटीएस की हिरासत में हैं और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश कैडर 1989 के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी पुष्टि की है। अनुराग जैन पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले 2 वर्षों तक नीति आयोग के सीईओ के रूप में सेवाएं देंगे। वर्तमान में अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। उन्हें 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। वर्ष 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 1 वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया था, जिसके अनुसार उनका मौजूदा कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक था। अब केंद्र सरकार ने उन्हें नीति आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही बीजेपी के आंदोलन के साथ खड़ी है और आगे भी समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरत पड़ी तो खुद प्रदर्शन में शामिल होंगी। ममता के इस बयान के बाद आंदोलन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। गाजीपुर में दिवंगत मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़े हथियारों के लाइसेंस की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच के बाद गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी समेत 3 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े 145 हथियारों के लाइसेंसों की उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में जांच कराई गई। जांच में कई लाइसेंसों में अनियमितताएं मिली हैं। पुलिस का कहना है कि उस समय से कुछ शस्त्र लिपिकों और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ियां हुई। मामले की आगे की जांच जारी है। देश भर में पेपर लीक होने के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। वहीं उत्तराखंड से भी पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इंजीनियर के 2 पेपर लीक होने के आरोपों के बाद दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।
एक प्रोफेसर पर परीक्षा से जुड़े छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने के आरोप हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ वन विभाग से मिलने वाले 5 लाख रुपए की मुआवजे के लालच में एक बेटे ने अपने ही मां की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पूरे गांव और पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा नाटक रचा कि हर किसी को लगा कि महिला की मौत गुलदार के हमले से हुई है। आरोपी ने खुद को मां को बचाने की कोशिश करने वाला बेटा बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी पूरी कहानी को झूठ साबित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान हुए पथराव में पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर पथराव करने का आरोप लगाया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस का संरक्षण में भाजपा सरकार का सुनियोजित हमला था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी शामिल थे। बघेल ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी कुछ महीने की मेहमान है, लेकिन पुलिस अधिकारी कानून के दायरे में रहकर काम करें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया। बुधवार देर रात पुलिस ने धरना स्थल पर कार्रवाई करते हुए टेंट हटाया और कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। इसके बावजूद गुरुवार की सुबह बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक फिर हिंदी भवन के सामने पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बारिश के बीच भी अतिथि शिक्षकों का धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरे होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। पुलिस कार्रवाई के बाद दूसरे जिलों से भी अतिथि शिक्षक आंदोलन में शामिल आंदोलन में शामिल होने दुर्ग पहुंच रहे हैं। फिलहाल धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार के साथ अब तक केवल चर्चा हुई है, लेकिन किसी भी तरह की मांग पर ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी। 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो 6 महीने बाद सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत याचिका दाखिल कर सकती है।